नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आशुतोष मिश्र। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को गर्व का प्रतीक बताते हुए कहा, यह विश्व को राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत के अडिग रुख को दर्शाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की आज रात फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए वार्ता करेंगे। थाईलैंड और कंबोडिया के शीर्ष राजनयिक नए युद्ध विराम समझौते को मजबूत करने के लिए चीन में 2 दिवसीय वार्ता शुरू करेंगे। मानवाधिकार समूहों और छात्र संगठनों ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा महिलाओं को गायब करने के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की और महिला क्रिकेट में भारत ने चौथे T20 मैच में तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका को जीत के लिए 222 रन का लक्ष्य दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, खेल और विज्ञान से लेकर विश्व के सबसे बड़े मंचों तक हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 ने प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करने के कई क्षण दिए। श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस वर्ष हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए। श्री मोदी ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोगों के उत्साह और जज्बे की प्रशंसा की। यही जज्बा तब भी देखने को मिला जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। मैंने आपसे आग्रह किया था कि #वंदे मातरम 150 के साथ अपने संदेश और सुझाव भेजे। देशवासियों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2026 को विकसित भारत की दिशा में देश के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने लोगों को एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग के प्रति भी आगाह किया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और यूटीआई जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। हम सभी के लिए यह बहुत ही चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन है। प्रधानमंत्री ने बताया कि विकसित भारत युवा नेता संवाद का दूसरा चरण शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा नेता संवाद में वे स्वयं भी भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन को शांति के लिए जल्दी नहीं है और अगर वह शांतिपूर्ण तरीके से युद्ध समाप्त नहीं करना चाहता तो रूस ताकत के बल पर अपने सभी लक्ष्य हासिल कर लेगा। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन ने सेना प्रमुख वलेरी गेरासिमोव और सेना के कई कमांडरों के साथ कल एक बैठक की। बैठक के बाद श्री पुतिन ने कहा कि यूक्रेन सीमा पर बफर जोन बनाने का कार्य ठीक तरह से चल रहा है। उन्होंने कहा कि रूस की सेनाएं डोनबास और जापोरोझाई क्षेत्रों के समूचे इलाकों में आगे बढ़ रही हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने फिर कहा है कि 4 साल से चल रहे युद्ध में जापोरोझाई परमाणु विद्युत संयंत्र सहित रूस के कब्जे वाले सभी क्षेत्र यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण हैं। श्री जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि इन मुद्दों से संबंधित कोई भी फैसला जनमत संग्रह या विधायी परिवर्तनों के माध्यम से यूक्रेन की जनता की सलाह पर लिया जाएगा। श्री जेलेंस्की ने आज फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली बैठक से पहले यह बात कही है। थाईलैंड और कंबोडिया के शीर्ष राजनयिकों ने नए युद्ध विराम समझौते को मजबूत करने के लिए आज चीन में 2 दिवसीय वार्ता शुरू की। थाईलैंड और कंबोडिया ने कल एक नए युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें दोनों देशों की विवादित सीमा पर हफ्तों से जारी लड़ाई को रोकने का आह्वान किया गया था। इस लड़ाई में दोनों देशों में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और 5 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक फुआंगकेटकियो और कंबोडिया के विदेश मंत्री प्राक सोखोन चीन के दक्षिणी पश्चिमी यूनान प्रांत से चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मध्यस्थता में वार्ता के लिए मिलने वाले थे।
इस वार्ता का उद्देश्य स्थायी युद्ध विराम सुनिश्चित करना और दोनों देशों के बीच स्थायी शांति को बढ़ावा देना है। युद्ध विराम समझौते में 72 घंटे की निगरानी अवधि शामिल है, जिसमें थाईलैंड जुलाई में हुई लड़ाई के बाद बंदी बनाए गए 18 कंबोडियाई सैनिकों को वापस करने पर सहमत हुआ। सैनिकों की रिहाई कंबोडियाई पक्ष की प्रमुख मांग रही है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा बलूच महिलाओं को जबरन गायब करने के बढ़ते मामलों पर मानवाधिकार संगठनों, कार्यकर्ताओं, वकीलों और छात्र संगठनों ने चिंता व्यक्त की है। बलूच छात्र संगठन ने इसे नरसंहार का भयावह रूप बताया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की चुप्पी बेहद चिंताजनक है। बलूच यज़हेती कमेटी VYC के नेता सम्मीदीन बलूच ने कहा कि ऐसे मामले समाज को आतंकित करते हैं। उन्होंने लोगों से आवाज उठाने और बलूच महिलाओं की सुरक्षित बरामदगी की मांग का समर्थन करने का आग्रह किया। मकरान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बलूच महिलाओं के अपहरण को इतिहास में सबसे क्रूर बताया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बलूचिस्तान अपने इतिहास के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। बलूचिस्तान मानवाधिकार परिषद ने कहा कि ऐसे मामले पाकिस्तान के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के तहत देश के दायित्वों का उल्लंघन करते हैं। परिषद ने सभी लापता महिलाओं को ढूंढने और उनकी सुरक्षा की मांग की। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने मंजू शोरी में महिला प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। काउंसिल ने इसे पाकिस्तान के संविधान, कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन बताया है। काउंसिल के अध्यक्ष राहिब बुलेदी ने बताया कि महिलाएं शांतिपूर्वक विरोध के अपने अधिकार का पालन कर रही थीं और उनके साथ दुर्व्यवहार से पाकिस्तान की व्यवस्था और न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास कम होता है। बार काउंसिल ने हिरासत में ली गई महिलाओं की तत्काल रिहाई तथा इसमें संलिप्त पुलिस अधिकारियों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बांग्लादेश में अगले वर्ष 12 फरवरी को प्रस्तावित संसदीय चुनाव को देखते हुए अल्पसंख्यक संरक्षण पार्टी की एकजुटता और कमजोर राजनीतिक गठबंधन तेजी से आकार ले रहे हैं। बांग्लादेश हिंदू, बौद्ध, ईसाई एकता परिषद ने राजनीतिक दलों से धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा और अधिकारों के संरक्षण को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने का आग्रह किया है। परिषद ने कहा है कि पिछले 11 महीनों में अल्पसंख्यकों पर लगभग 2673 मामले हुए हैं, जिसमें से 90 लोग मारे गए हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की वापसी के बाद राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अल्पसंख्यक अधिकारों के प्रति दलों के रवैये बांग्लादेश की चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे। म्यांमार में आज मतदान के 3 चरणों में पहला चरण संपन्न हो गया। यह देश में 2021 में आंग सान सूकी की सरकार को सेना द्वारा उखाड़ फेंकने के 5 वर्षों में पहला चुनाव है। सैन्य शासन का दावा है कि यह चुनाव लोकतंत्र की वापसी का मार्ग प्रशस्त करेगा। हालांकि विपक्षी गुटों और मानवाधिकार संगठनों ने इस चुनाव को खारिज करते हुए इसे निरंतर सैन्य शासन को वैधता प्रदान करने का प्रयास बताया है। म्यांमार की सबसे लोकप्रिय नेता आंग सान सूकी अब भी जेल में है, जबकि उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD भंग हो चुकी है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में सैन्य समर्थक दलों का दबदबा बना हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच चौथे महिला T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 30 रनों से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने श्रीलंका को 222 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 191 रन बनाए। भारत की अरुंधति रेड्डी और वैष्णवी ने 2-2 विकेट लिए। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 4-0 से आगे है। उत्तरी यूरोप के नॉर्डिक देशों में सर्दियों में आए तूफान जोहान्स के कारण काफी तबाही हुई है। इस तूफान से स्वीडन में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। स्वीडन के मौसम विज्ञान और जल विज्ञान संस्थान ने तेज बर्फीली हवाओं के लिए अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को गर्व का प्रतीक बताते हुए कहा, यह विश्व को राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत के अडिग रुख को दर्शाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की आज रात फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए वार्ता करेंगे। थाईलैंड और कंबोडिया के शीर्ष राजनयिक नए युद्ध विराम समझौते को मजबूत करने के लिए चीन में 2 दिवसीय वार्ता शुरू करेंगे। और तिरुवनंतपुरम में चौथे T20 महिला क्रिकेट मैच में भारत ने श्रीलंका को 30 रनों से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।